नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेटर इसराइल के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसराइल देश कैसे बना था, एक देश के रूप में इसराइल अस्तित्व में कब आया और किस प्रकार से आया। उसमें मैंने इसराइल का पूरा आपको इतिहास बताया है कि इसराइल के बनने के पीछे यूएस, ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशन का क्या हाथ है और किस प्रकार से वो देश बना। लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रेटर इसराइल के बारे में। इसराइल से ऊपर भी एक चीज़ है, एक आइडियोलॉजी है जिसको ग्रेटर इसराइल कहते हैं। मुस्लिम्स इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने चाहिए उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हाल ही में जैसे आप जानते हैं कि हमास और इसराइल के बीच में युद्ध चला हुआ है। हमास ने 5000 रॉकेट्स इसराइल की तरफ दागे हैं। इसको मैंने अलग से कवर किया है जिसमें मैंने हमास की हिस्ट्री भी बताई है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमास के साथ साथ एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो लेबनान में स्थित है उसका नाम है हिजबुल्लाह, उसने भी बीच में खबर आई थी कि इसराइल के खिलाफ रॉकेट्स दागे थे। इसका बर्थ कैसे हुआ हिजबुल्लाह का, उसे भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। अब यहाँ पे जितने भी रॉकेट्स दागे गए उसमें से 90% को इसराइल ने इंटरसेप्ट किया। कारण था आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी वजह से इसराइल 5000 जो रॉकेट्स दागे उसमें से 90% को इंटरसेप्ट करने में सक्षम रहा। उसे भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है कि आयरन डोम कैसे काम करता है। 3 इसके सिस्टम होते हैं, 5 इसके स्टेप होते हैं। एनिमेशन के माध्यम से मैंने कवर किया है, उसे ज़रूर देखेगा। इसके साथ साथ इसराइल और पैलेस्टीन या फिर जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके बीच में एक और स्थान के ऊपर कंट्रोवर्सी है, वो है अल अक्सा मॉस्क। क्या कंट्रोवर्सी है? अल अक्सा मॉस्क की क्या सिग्निफिकेंस है? मक्का और मदीना के बाद ये तीसरी सबसे सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट साइट मानी जाती है मुस्लिम्स के द्वारा। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको भी मैंने अलग वीडियो में कवर किया है। सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं ग्रेटर इसराइल की। देखिए, ग्रेटर इसराइल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो समय के साथ साथ इवोल्व हुआ है। इसको जियोनिस्ट प्लान फॉर द मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। जियोनिस्ट जो है ये आया है जियोनिज्म से। जियोनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि ज्यूज़ के पास एक अलग अपना देश होना चाहिए। ऑब्वियसली है भी, जिसे आज इसराइल कहते हैं। लेकिन जो मैंने एक वीडियो में इसराइल के बनने की हिस्ट्री बताई थी कि कैसे इसराइल बना, वहाँ आपको जियोनिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो समझ में आएगा कि जियोनिज्म असल में क्या आइडियोलॉजी है और इसका इसराइल के बनने में क्या कंट्रीब्यूशन है। जरूर देखिएगा उस वीडियो को, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। तो ग्रेटर इसराइल जो है ये समय के साथ साथ इवोल्व हुआ एक्सप्रेशन है और इसे जियोनिस्ट प्लान फॉर द मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। इस व्यक्ति को जरा ध्यान से देखिए, इसका नाम है थियोडोर हर्जल। इसे फाउंडिंग फादर कहा जाता है जियोनिज्म का और इसी ने ग्रेटर इसराइल की बात शुरू करी थी। इसके मुताबिक जो ग्रेटर इसराइल है वो इजिप्ट से लेके तो यूफ्रेट्स तक चलेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजिप्ट से शुरू हो रहा है, जॉर्डन का एरिया, लेबनान का एरिया, आधा सीरिया का एरिया, आधा इराक का एरिया, आधा सऊदी अरेबिया का एरिया और इसके साथ साथ टर्की का एरिया, ये सारा मिलके ग्रेटर इसराइल बनेगा, ब्रूक ऑफ इजिप्ट से लेके यूफ्रेट्स तक। अब बनेगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं बनेगा, लेकिन ये एक आइडियोलॉजी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इनके मुताबिक ये एक आइडियोलॉजी है, इसको ग्रेटर इसराइल कहते हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी जगह आएंगी, देखिए यहाँ पे हिस्टोरिक पैलेस्टीन आएगा, इसके साथ साथ लेबनान का साउथ आएगा, लिटानी रिवर आएगा, सीरिया का गोलन हाइट्स, हॉर्न प्लेन और डेरा आएगा, फिर हिजाज रेलवे आएगा, डेरा से अमान तक, जॉर्डन में, और गल्फ ऑफ अकाबा आएगा। और इसमें जो ग्रेटर इसराइल है इसमें पूरे तरीके से जो पैलेस्टीन है उसकी इंक्लूजन इसराइल में होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इसराइल बनेगा। अब जो मैंने इसराइल के बनने की वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ अरब और इसराइल के बीच में, उसमें भी इसराइल ने वेस्ट बैंक का कुछ एरिया और गाज़ा का कुछ एरिया इसराइल के साथ जोड़ लिया था। बहुत से मुस्लिम्स इसे भी अटेम्प्ट मानते हैं ग्रेटर इसराइल का। अब यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरियंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो वॉचर्स हैं, जो जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल एक अल्टीमेट गोल है। यही एक कारण है कि इसराइल धीरे धीरे अपनी टेरिटरी जो है उसे एक्सपैंड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको 1967 का 6 डे वॉर बताया कि आधा हिस्सा वेस्ट बैंक का ले लिया, आधा हिस्सा गाज़ा का ले लिया। तो ये धीरे धीरे अपनी जो एक्सपेंशन है उसे कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है, ग्रेटर इसराइल। तो अपने नेबर्स से थोड़ी थोड़ी लैंड जो है ये हर युद्ध में लेता रहता है, और मुख्यतः ये पैलेस्टीन से, क्योंकि पैलेस्टीन इसका इमीडिएट पड़ोसी है, तो पैलेस्टीन से ये कुछ कुछ लैंड जो है वो हर युद्ध में लेता रहता है। तो ये कुछ हिस्टोरियंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो जानकार हैं उनका मानना है कि क्योंकि इसराइल का अल्टीमेट गोल
ग्रेटर इसराइल है, इसलिए वो अपने आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनसे थोड़ा थोड़ा एरिया हर युद्ध में लेता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है जॉर्डन, सीरिया, ये है इजिप्ट, इसराइल। अब ये देखो वेस्ट बैंक का कुछ एरिया इसराइल ने लिया है और ये है गाज़ा पट्टी, इसका कुछ एरिया इसराइल ने लिया 1967 के 6 डे वॉर में, जिसको मैंने इसराइल देश कैसे बना उस वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी यहाँ पे ये जो गाज़ा स्ट्रिप है इसका कुछ हिस्सा आता है आपके इसराइल के पास, कुछ है पैलेस्टीन के पास। तो जो पैलेस्टीन वाला गाज़ा पट्टी का एरिया है वहीं से हमास के आतंकियों ने 5000 रॉकेट्स को दागा इसराइल के खिलाफ, जिसको मैंने अलग वीडियो में कवर किया है और उसमें मैंने हमास के बारे में भी आपको सब बताया है। लेकिन ये जितने भी रॉकेट्स दागे गए इसमें से 90% जो हैं उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। और इंटरसेप्ट किसके द्वारा किया गया? आयरन डोम सिस्टम के द्वारा। कैसे काम करता है एक अलग वीडियो में एनिमेशन के माध्यम से समझाया मैंने आपको, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इसराइल जो है, पहले तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो बना कैसे। पहले जब स्टार्टिंग में बना था तो पैलेस्टीन का बड़ा एरिया था और इसराइल का छोटा एरिया था। फिर अरबों और इसराइल के बीच में युद्ध होते रहे, समय के साथ साथ इसराइल का एरिया बड़ा होता रहा और जो पैलेस्टीन का एरिया है वो छोटा छोटा होता रहा। तो अभी यहाँ पे अल्टीमेट जो एम है कुछ जियोनिस्ट का वो ग्रेटर इसराइल है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ज्यूज का ये मानना है या सारे इसराइल के लोगों का ये मानना है, लेकिन हाँ आज भी जो जियोनिस्ट हैं, जो बड़े हार्डकोर जियोनिस्ट हैं, उनका अल्टीमेट गोल ग्रेटर इसराइल है। अब ये मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये कई हिस्टोरियंस या जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जानकार हैं वो कहते हैं। अब कई ऐसे भी जियोनिस्ट हैं जो ग्रेटर इसराइल में यूफ्रेट्स का नाइल रिवर तक का जो एरिया है, जिसमें पैलेस्टीन, लेबनान, वेस्टर्न सीरिया और सदर्न तुर्की आता है, उस सारे को इंक्लूड करते हैं। अब सवाल है कि क्या ये इसराइल का ही एम है, क्या ये जियोनिस्ट लोगों का ही एम है, या फिर यहाँ पे कोई इंटरनेशनल बड़ी पावर भी है? तो यहाँ पे बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। कुछ लोगों का मानना है कि ये इंटीग्रल पार्ट है यूएस की फॉरेन पॉलिसी का। मैंने आपको पिछली वीडियो जिसमें मैंने बताया था आपको कि इसराइल देश कैसे बना, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 का जब एंड हुआ उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जियोनिस्ट कोर्स उठाया था और उस समय पैलेस्टीन के ऊपर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। जब यूएस ने जियोनिस्ट कोर्स को उठाया उसके बाद इस कोर्स का दबाव बना, फिर ये यूनाइटेड नेशन गया, वहाँ पे वोटिंग हुई और पैलेस्टीन का एरिया डिवाइड हुआ और कुछ एरिया इसराइल में गया। तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एम है मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाने का। तो कई लोगों का कहना है कि ये यूएस फॉरेन पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि इसके माध्यम से इसराइल की हेल्प से वो मिडिल ईस्ट में अपनी जो यूएस की हेजमनी है उसको बना पाएगा, उसे एक्सटेंड कर पाएगा। क्योंकि इसराइल, आप सब जानते हैं कि इसराइल जो है उसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मिलता है। तो यूएस ऐसा क्यों करता है? ताकि मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाया जा सके और एक ऐसा देश हो जो बिल्कुल उसके कहने पे सिटिया स्टैंड करे, और इसराइल वैसा ही देश है। तो मिडिल ईस्ट में इसराइल के माध्यम से यूएस जो है वो अपनी हेजमनी एक्सटेंड करना चाहता है। अब ये जो यूएस की पॉलिसी है ये यूनॉन प्लान की तरह है। ये यूनॉन प्लान क्या है? देखिए, ये यूनॉन प्लान इसराइल की स्ट्रेटेजी है रीजन में सुपीरियोरिटी बनाए रखने में। ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है इसमें अपनी सुपीरियोरिटी बनाए रखना, ये इसराइल की एक स्ट्रेटेजी है जिसे यूनॉन प्लान कहते हैं। तो जब यूएस ग्रेटर इसराइल को सपोर्ट करता है, अपनी इंटीग्रल यूएस फॉरेन पॉलिसी में इसे इंक्लूड करता है, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही प्लान बनता है जो यूनॉन प्लान है। क्योंकि अगर इस मिडिल ईस्ट में इसराइल सुपीरियर रहेगा तो वहाँ से यूएस के लिए मिडिल ईस्ट में अपने हेजमनी बनाना और एक्सटेंड करना ये काफ़ी आसान रहेगी। अब ये जो यूनॉन प्लान है ये उसी प्रकार का प्लान है जो पहले ब्रिटेन मिडिल ईस्ट में किया करता था। यहाँ पे इसराइल जियोपॉलिटिकल सराउंडिंग्स को रिकन्फिगर करना चाहता है, और ये रिकन्फिगर कैसे होगा? अरब स्टेट्स जो इसराइल के आसपास हैं उनकी बैल्कनाइजेशन। बैल्कनाइजेशन क्या होती है? बैल्कनाइजेशन होती है एक बड़ा एरिया है, उसको डिवाइड करते रहो और डिवाइड करके उसको वीक करते रहो, इसको बोलते हैं बाल्कनाइजेशन। इसराइल अपने यूनॉन प्लान के तहत रीजनल सुपीरियोरिटी बनाए रखना चाहता है जियोपॉलिटिकल सराउंडिंग्स को रिकन्फिगर करने के लिए, और ये कैसे होगी? अरब स्टेट्स की बाल्कनाइजेशन से। बाल्कनाइजेशन मतलब एक बड़ा एरिया है, उसको काटते रहो, छोटे छोटे एरियाज बनाते रहो, और वो एरियाज जो हैं फिर वो क्योंकि छोटे होते जाएंगे, रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, तो
वीक होते जाएंगे। इसको कहते हैं बाल्कनाइजेशन। अब यहाँ पे मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन है? ऑब्वियसली मुस्लिम्स को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अरब स्टेट्स जो हैं वो वीक होती जा रही हैं। मुस्लिम इसराइल की क्रिएशन, मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैंने हिजबुल्लाह को डिस्कस किया था एक अलग वीडियो में, जब मैंने 5000 रॉकेट्स वाली वीडियोस में हमास को डिस्कस किया था और बर्थ ऑफ हिजबुल्लाह को एक अलग वीडियो में डिस्कस किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये दोनों की आइडियोलॉजी में एक चीज़ कॉमन है, ये इसराइल की एग्जिस्टेंस को नकारते हैं। बहुत से मुस्लिम्स हैं जो इसराइल के क्रिएशन को और ये जो जियोनिज़्म है इसे एक अटेम्प्ट मानते हैं उनकी लैंड को, उनकी ज़मीनों को कोलोनाइज़ करने का। वो ऐसा मानते हैं कि ये इसराइल जियोनिज़्म के माध्यम से या फिर इसराइल की मदद से यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हमारी जो लैंड है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, उसे कोलोनाइज़ करना चाहते हैं। मुस्लिम्स का मोस्टली ये रिएक्शन रहता है। अब यहाँ पे देखिए पैलेस्टीन जो है उनको अपनी लैंड से इलेजिटिमेटली रिमूव किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो इससे भी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उनको काफ़ी गुस्सा है। ये कई मुस्लिम जो हिस्टोरियंस हैं, ये जो मुसलमानों का पक्ष है, वो ये बात कहते हैं कि हमारे जो पैलेस्टीनियन भाई बहन हैं उनको इलीगली, इलेजिटिमेटली अपने अपने घरों से, अपने उस लैंड से भगाया जा रहा है। ओब्वियसली अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। इसराइल का डिफेंस यहाँ पे ये आता है कि हम जानबूझकर कभी भी किसी को उस लैंड से नहीं भगाते हैं, सिविलियंस को हम कभी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। अब जब हमारे ऊपर हमले होंगे, जैसे अभी हमास ने 5000 रॉकेट्स दाग दिए, तो इतना ज़्यादा लोगों का नुकसान हो। अभी तक इसराइल में 1300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इसराइल अपना डिफेंस ये देता है कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पे लैंड को नहीं कॉन्कर कर रहे हैं, तुम लोग हमें प्रोवोक कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, इसलिए हम यहाँ पे आपकी लैंड को, जब युद्ध होता है और युद्ध में हम जीत जाते हैं तो फिर हम उसे अपना बना लेते हैं, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप हमारे खिलाफ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो ना करें। क्योंकि अभी हमने देखा कि जैसे इसराइल के लोग और काफ़ी फॉरेनर्स वहाँ पर एक फेस्टिवल में नाच गा रहे थे, एकदम से हमस के आतंकी आते हैं, वहाँ पे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ब्रुटैलिटी से वहाँ के जो सिविलियंस हैं उन्हें मारा गया है, जो सभ्य समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। उस चीज़ को तो जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है। इसराइल और पैलेस्टीन ये दो देशों का एक कन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमास, हिजबुल्लाह ये सब जो है ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और हमास ने जो इसराइल के सिविलियंस के साथ किया है ये बहुत ही जघन्य अपराध है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। इसे इसराइल और पैलेस्टीन के युद्ध या कन्फ्लिक्ट जो भी है उस नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको एक टेररिस्ट एक्टिविटी की तरह देखना चाहिए। तो ये एक इसराइल का डिफेंस है, एक मुस्लिम पक्ष का डिफेंस है। यहाँ पर हम किसी का भी पक्ष या विपक्ष नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि दोनों का पक्ष समझा जा सके, दोनों क्या क्या कह रहे हैं, दोनों की आइडियोलॉजी क्या हैं उसे समझा जा सके। क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना और आगे जो इंटरव्यू आते हैं तो इंटरव्यूज़ में इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम एकदम न्यूट्रल रह के दोनों पक्षों को सुने और उस हिसाब से फिर हम उस पूरी जो टॉपिक है उसे अंडरस्टैंड करें। इसलिए मैं आपको दोनों का पक्ष बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक रिलीजियस कनेक्ट भी आता है पूरी दुनिया के मुसलमानों का पैलेस्टीन के साथ। कारण है अल अक्सा मॉस्क। अल अक्सा मस्जिद, ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब इसी मस्जिद से स्वर्ग की तरफ गए थे। तो ये मुस्लिम्स के लिए तीसरा सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट साइट है मक्का और मदीना के बाद। अल अक्सा मॉस्क को मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको ज़रूर देखेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ज़रूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी यहाँ पे यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों कंट्रीज़ भी क्योंकि पैलेस्टीन के मुस्लिम्स का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो काफ़ी नाराज़ रहती है, काफ़ी गुस्से में रहती है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो आर्डेंट सपोर्टर है इसराइल का, सब जानते हैं। यूएसए एक ऐसा देश है जो इसराइल के साथ हमेशा खड़ा रहता है, मतलब ओपनली खड़ा रहता है। बाकी कंट्रीज़ भी खड़े रहते हैं और यूएसए भी खड़ा रहता है। और इतना ही नहीं, यूएसए तो बहुत ज़्यादा एमुनिशन भी देता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी देता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया में पहले चुनिंदा उन देशों में से है जिसने इसराइल की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया था। यूएसए जो है वो इसराइल से तेल लेता है, जिसके बदले उनको आर्म्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इसराइल के डिफेंस सिस्टम में। इसको आपने ध्यान रखना है। और जैसे मैंने कहा कि ये सब इम्पॉर्टेंट है यूएसए के लिए, ताकि वो मिडिल ईस्ट में इसराइल के माध्यम से अपनी जो हेजमनी है उसे एक्सटेंड कर सके और उसे मेंटेन
कर सके। ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। यहाँ पे आई होप आपको आइडिया लगा हो कि ग्रेटर इसराइल की आइडियोलॉजी क्या है, और यहाँ पे जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं वहाँ पे किस प्रकार से कौन सा देश किसके साथ है, अरब देश क्या कहते हैं, इसराइल और ज़ियोनिस्ट क्या कहते हैं, और यूएसए क्यों इसराइल का या फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी में ग्रेटर इसराइल को इंक्लूड करता है। तो आई होप आपको इन चीज़ों को अच्छे से समझ में आया हो। मैंने कोशिश करी है कि आसान भाषा में सारी चीज़ें आपको समझाई जा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। वीडियो में अगर कोई कमी लगी हो तो उसको भी बेझिझक बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरी गलतियाँ बताएं ताकि मैं उनको देखूँ, सीखूँ, अपने आप को इम्प्रूव करूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लेकर आऊँ। जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए और मेरे हार्डवर्क को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।